नॉर्थ ईस्ट लॉस एंजल्स के हिल साइड में कुछ महीनों के अंदर पुलिस को 11 लड़कियों की डेड बॉडीज मिली थी। सभी को फिजिकली एंड सेक्सुअली असॉल्ट कर बेरहमी से मारकर फेंका गया था। The series of murders has had a chilling effect upon the people of the city. हिलसाइड स्ट्रैंगलर नाम से फेमस इस सीरियल किलिंग के पीछे दो कजिन एंजेलो बियोनो और केनेथ बियांची का हाथ था, जिनको पकड़ने में डिटेक्टिव फ्रैंक सेलर्नो का सबसे बड़ा रोल था। लॉस एंजल्स उस डर और खौफ के माहौल से अभी बाहर आया ही था कि अब 7 साल बाद नाइट स्टॉकर की एंट्री हो चुकी थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो अपने विक्टिम्स को कैसे सेलेक्ट कर रहा था, उन घरों को किस पैटर्न में मार कर रहा था। हर केस में उसने अलग अलग तरीकों से अपराध को अंजाम दिया था, इसलिए ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका अगला टारगेट कब और कहां होगा। बीते कुछ दिनों में हुए इतने सारे केसेस में सिर्फ एक ही एविडेंस कॉमन था और वो था शू प्रिंट। उस शू प्रिंट की खास बात यह थी कि उसका पैटर्न उस टाइम पर मिलने वाले ब्रांडेड शूज से अलग था, इसलिए पुलिस ये पता करने में लग गई कि वो शू प्रिंट किस ब्रांड के जूते का है। काफी खोज के बाद पता चला कि यह प्रिंट अवीवा ब्रांड के जूतों से मैच करता है, जो कि अभी अभी नई कंपनी खुली थी। पुलिस ने जब उस कंपनी की सेल्स डेटा निकलवाई तो पता चला कि उसी साल की शुरुआत में यानी 9 जनवरी 1985 को अवीवा के उस डिजाइन और 11.5 साइज के टोटल 1356 पेयर ताइवान से यूएस आए थे। अब जो सर्वाइवर्स और आई विटनेसेस ने बताया था कि उस शख्स ने काले रंग का जूता पहना हुआ था, तो ब्लैक कलर में लिस्ट और कम हो गई। 1356 पेयर्स में 11.5 साइज के ब्लैक कलर के सिर्फ 6 जूते थे, जिसमें से 5 एरिजोना भेजे गए थे और 1 लॉस एंजल्स में था। यानी पूरे लॉस एंजल्स में जो भी कोई ये शू पहने था वही उनका सीरियल किलर था। पुलिस पजल्स के सारे पीसेस को जोड़कर उस क्रिमिनल तक पहुंचना चाह रही थी। इसके लिए उन्होंने पास्ट में हुए अनसॉल्व्ड केसेस पर नजर डालनी शुरू की, ये देखने के लिए कि शायद उनमें से कोई केस इस सीरियल किलिंग से कनेक्टेड हो। उन 25 से 30 अनसॉल्व्ड केसेस में पुलिस को एक केस मिला। मई 29, 1985। मेबल बेल एंड फ्लोरेंस लैंग ये दोनों बहनें थीं, जिनकी उम्र लगभग 80 साल की थी। इन्हें इलेक्ट्रिक टेप से बांधकर सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था और बाद में हथौड़े से मारा गया था। मेबल बेल ने दम तोड़ दिया था, वहीं फ्लोरेंस बमुश्किल जिंदा बच पाई थी। कातिल पीछे के दरवाजे से आया था। मारने वाला इतना नीच था कि उसने अपराध को अंजाम देने के बाद आराम से रुककर खाया पिया था। उस वक्त क्राइम सीन पर ली गई फोटो से पुलिस को वही की एविडेंस मिला जो उस केस को बाकी केसेस से जोड़ता था, और वो था अलार्म क्लॉक पर मिला वो पार्शियल शू प्रिंट जो सेम उसी शू प्रिंट से मैच करता था। लेकिन इतना ही नहीं, पुलिस को पहली बार एक नया एंगल देखने को भी मिला था। दीवार और विक्टिम के पैरों पर लिपस्टिक से इन्वर्टेड पेंटाग्राम बना हुआ था। ये सिंबल होता है सेटनिज्म का। सेटनिज्म ऐसे लोगों के ग्रुप को रेफर करता है जो शैतान को अपना भगवान, खुदा या गॉड मानते हों। यानी ये सीरियल किलर भी उसी सोच का था और ये उसके क्राइम करने के तरीके से भी पता लग रहा था। ऐसे लोगों के अंदर किसी के लिए भी जरा सा रहम नहीं होता। डिटेक्टिव्स ओल्ड केसेस की रिसर्च कर ही रहे थे कि तभी एक रात उन्हें ईगल रॉक में एक यंग लड़की के अटेम्प्टेड किडनैपिंग की खबर मिली। लड़की उस सस्पेक्ट से लड़कर अपनी जान बचा के भाग निकली थी। पुलिस को खबर मिली कि सस्पेक्ट टोयोटा की कार चला रहा था। पकड़े जाने के डर से भागने के चक्कर में कई ट्रैफिक रूल्स तोड़े थे, जिस वजह से उसे ट्रैफिक पुलिस ने रोका भी, बट वो वहां से भी उन्हें चकमा देकर कार छोड़ भाग निकला। डिटेक्टिव्स जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कार के शीशे में वही पेंटाग्राम का साइन बना हुआ था। डेटा में चेक करने पर वो कार भी चोरी की निकली। इस तरह से वो सीरियल किलर हाथ आते आते रह गया। 7 जुलाई, मॉन्ट्रे पार्क। 61 साल के बुजुर्ग जोइस नेल्सन के फैमिली मेंबर्स जब उनसे मिलने घर पहुंचे तो उनकी रूह कांप गई। उनके कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था। अपराधी ने उनका करने की कोशिश की थी, बट जोइस आखिरी सांस तक उससे लड़ती रही। जब वो नाकाम रहा तो उसने बेरहमी से पीट कर उन्हें मार डाला। उनके चेहरे पर पुलिस को वही अवीवा के शू प्रिंट मिले। अपनी हवस ना मिटा पाने की झल्लाहट में उसने उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर रहने वाली सोफी डिकमैन को अपना शिकार बना डाला। हिगिंस, कैनन, बेनेट, डिकमैन, नेल्सन, सिर्फ 10 दिन के अंदर ये 5 केसेस हो गए थे। कातिल पागलपन की सीमा से पार जा चुका था। हर बार वो पुलिस से 2 कदम आगे रहता।
पुलिस डिपार्टमेंट की लाख कोशिश के बाद भी मीडिया को यह बात पता चल गई कि लॉस एंजल्स में एक सीरियल किलर आ चुका है जो बीते कुछ महीनों में अलग अलग जगह हो रहे इन सारे क्राइम्स का जिम्मेदार है। हर छोटे बड़े न्यूज चैनल्स पर पूरा दिन यही खबर चलने लगी और न्यूज रिपोर्टिंग भी ऐसी एग्रेसिव कि थोड़े बहुत लोगों में बैठा डर अब पूरे लॉस एंजल्स में काले बादलों की तरह छा गया था। एक किलर जो रात के अंधेरे में बिना कोई रीजन किसी के भी घर घुसता है, उनको मारता है और घर की लड़कियों एंड महिलाओं का बलात्कार करता है। उसके विक्टिम्स ना किसी स्पेसिफिक रेस के हैं और ना किसी स्पेसिफिक एज के, ना बच्चे सुरक्षित थे और ना ही बुजुर्ग। हर कोई इसी डर में जीने लगा कि वो ही उसका अगला शिकार ना बन जाए। न्यूज में खबर आने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को हर दिन हजारों कॉल्स आने लगी। कोई अपने पड़ोसी तो कोई अपने एक्स हस्बैंड को सीरियल किलर बताता। पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था। 200 से ज्यादा इन्वेस्टिगेटर्स इस केस पर 24 घंटे लगे हुए थे। हर लीड को फॉलो किया जा रहा था बट कुछ भी कंक्लूसिव निकलकर नहीं आ रहा था। 9 जुलाई 1985 डिटेक्टिव फ्रैंक और गिल जो इस केस के लीड इन्वेस्टिगेटर थे, वो उस कार की बारीकी से जांच करते हैं। वही कार जो पुलिस के हाथ लगी थी, जिसे उस रात सस्पेक्ट छोड़कर भाग गया था। उस कार के अंदर उनको एक प्लास्टिक केस में चाइना टाउन के एक डेंटिस्ट का कार्ड मिलता है। दोनों डिटेक्टिव्स जब उस डेंटिस्ट से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो भी वो सस्पेक्ट था वो 3 जुलाई को अपने दांतों के चेकअप के लिए वहां आया हुआ था। जब डेंटिस्ट उसकी फाइल निकालता है तो उसमें नाम लिखा होता है रिचर्ड मैना। उसने जो एड्रेस दिया था वो तो फर्जी था, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट से पता चल रहा था कि उसके दांतों की कंडीशन काफी खराब है और वो जल्दी दोबारा चेकअप के लिए जरूर आएगा। पुलिस के 2 एशियन ऑफिसर्स वहां पर सादी वर्दी में तैनात कर दिए गए। अब बस बारी थी उसके वहां आने की। पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी के लिए 2 ऑफिसर्स की लगातार निगरानी रखना सरकारी पैसे की बर्बादी थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अब वो वापस नहीं आने वाला था। इसलिए उन 2 पुलिस ऑफिसर्स को निगरानी से हटाकर उस डेंटल क्लिनिक में एक अलार्म लगा दिया गया। 15 जुलाई 1985 उसी दिन रात 10 बजे डिटेक्टिव गिल के पास उस डेंटिस्ट का फोन आता है कि आप आए क्यों नहीं, आज ही तो रिचर्ड वापस आया था अपना चेकअप कराने। डेंटिस्ट ने वो अलार्म का बटन दबाया था, लेकिन कुछ मैल फंक्शनिंग या वायरिंग की प्रॉब्लम के चलते अलार्म बजा ही नहीं। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट को रिचर्ड के आने का कोई सिग्नल ही नहीं मिल पाया। पुलिस के पास अपनी किस्मत को कोसने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि रिचर्ड उनके हाथ आते आते रह गया और अब ना जाने वो कितने मासूम बेगुनाहों की जान लेने वाला था। 5 दिन बाद 20 जुलाई 1985 जगह ग्लेनडेल। मैक्स की गर्दन काट दी गई थी और लीला के चेहरे पर गोली मारी गई थी। वहां पर कोई शू प्रिंट नहीं मिला था, लेकिन जो बुलेट यूज हुई थी वो वही .22 कैलिबर की थी जिसका इस्तेमाल पिछले कई कत्ल में किया गया था। उसी रात ग्लेनडेल से लगभग 16 किलोमीटर दूर सन वैली में एक फैमिली पर हमला हुआ था। सस्पेक्ट ने मेल को .22 कैलिबर से गोली मारी, उसकी वाइफ और छोटे बच्चे का सेक्सुअल असॉल्ट किया और कीमती सामान चोरी कर भाग गया। वो उनके घर 2-3 घंटे रुका था। ये पहला केस था जिसमें पुलिस को सारे की एविडेंस एक साथ मिल गए थे। .22 कैलिबर की बुलेट जिससे गोली मारी, फ्रंट पोर्च पर अवीवा का वही शू प्रिंट, सेम एमओ, मेल को मारना, वाइफ एंड बच्चे को सेक्सुअली ह्यूमिलिएट करना। लेडी पूरी तरह सदमे में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर उसका स्केच तैयार करवाया। वो स्केच पहले के तैयार किए हुए स्केचेस से मिलता था और यही स्केच पुलिस ने पहली बार पब्लिक में इशू कर दिया। मीडिया में पूरा दिन इसी की खबर चल रही थी। अलग अलग न्यूज चैनल्स इस सीरियल किलर को नया नाम दे रहे थे। कोई इसे वॉक इन किलर कहता तो कोई इसे वैली इंट्रूडर, लेकिन एक नाम जो फेमस हुआ वो था द नाइट स्टॉकर। Californians have come to know him as the Night Stalker. Search for California's Night Stalker continues. दहशत का ऐसा माहौल कि जिनके पास हथियार नहीं थे वो अब गन्स खरीदने लगे थे। सिक्योरिटी इंडस्ट्री को इन सब से काफी फायदा होने लगा था, चाहे वो गार्ड डॉग की ट्रेनिंग हो या फिर सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए खुले कराटे स्कूल्स। ताला चाबी और डोर लॉक्स की भी सेल बढ़ गई थी। नाइट स्टॉकर का कहर थम नहीं रहा था। उसने लॉस एंजल्स से बाहर सैन फ्रांसिस्को में जाकर मर्डर किया और फिर वापस ऑरेंज काउंटी में वही किया जो वो हर कपल के साथ कर रहा था। लेकिन किस्मत से वहाँ पड़ोस में रहने वाले 13 साल के जेम्स रोमेरो ने उस रात 3 बजे एक कार को जाते देखा। वो कार गली से बहुत स्लो स्पीड से गुजर रही थी। जेम्स को उस कार की नंबर प्लेट का कुछ पार्ट याद हो गया था।
उसने कार की डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन पुलिस को बताए। पुलिस ने वो सारी इंफॉर्मेशन मीडिया में भी रिलीज कर दी ताकि इन केस किसी को कुछ भी पता चले तो वो खबर दे सके। पुलिस को इसका फायदा भी मिला। उन्हें खबर मिली कि उसी डिस्क्रिप्शन से मिलती हुई 1976 मॉडल ऑरेंज कलर टोयोटा कार LA चाइना टाउन से चोरी हुई थी, जो अभी एक पार्किंग लॉट में खड़ी हुई है। भारी पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। फॉरेंसिक्स की टीम को कार की जांच में रियर व्यू मिरर में एक फिंगरप्रिंट मिला, लेकिन उस टाइम फिंगरप्रिंट मैचिंग का कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं होता था और ना ही कोई डिजिटल डेटाबेस। इसलिए ये फिंगरप्रिंट तभी काम आ सकता था जब वो सस्पेक्ट पकड़ा जाए। इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि पुलिस को कुछ दिन बाद एक लेडी की कॉल आती है। वो बताती है कि उसके फादर रिक नाम के एक शख्स को जानते हैं और उन्हें लगता है कि रिक ही वो नाइट स्टॉकर है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। डिटेक्टिव ने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि रिक एल पेजो टेक्सास का रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने शेयर किया कि रिक ने उनको मॉन्ट्रे पार्क में हुए डबल मर्डर के बारे में बताया था कि कैसे उसने .22 कैलिबर की बुलेट से मर्डर किया। .22 कैलिबर की बुलेट, ये इन्फॉर्मेशन कभी पब्लिक में नहीं आई थी। इससे पुलिस समझ गई थी कि वो आदमी सच बोल रहा है, लेकिन उसको रिक के अलावा उसका पूरा नाम नहीं मालूम था। जहां तक जिस रिक की वो बात कर रहा है, ये वही रिचर्ड मेना है जो पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट है। पुलिस का मुखबिर अर्ल ग्रेग एक नेकलेस सरेंडर करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो नेकलेस नाइट स्टॉकर के केस से जुड़ा हुआ है। नेकलेस के ट्रेस खोजते खोजते पुलिस पहुंचती है एल सोब्रांटो में रहने वाले अरमांडो रॉड्रिग्स तक। अरमांडो ने वो नेकलेस एल पेजो में रहने वाले अपने फ्रेंड से लिया था। एल पेजो वही जगह थी जिसका जिक्र लेडी के फादर ने किया था। तो क्या एल पेजो में रहने वाला रिक ही नाइट स्टॉकर है? पुलिस को जरूरत थी अब शख्स के नाम की जो सिर्फ अरमांडो जानता था। इसलिए जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि एल पेजो में रहने वाले रिक का पूरा नाम रिचर्ड रमीरेज है। पुलिस के पास अब एक नाम था। उन्होंने जब रिकॉर्ड्स चेक करने शुरू किए तो रिचर्ड रमीरेज नाम के 8 लोग निकल कर आए। इसलिए उन्होंने उस कार में मिले फिंगरप्रिंट को मैनुअली रिकॉर्ड से उन 8 रिचर्ड के फिंगरप्रिंट से मैच करना स्टार्ट किया और उनमें से एक रिचर्ड से वो फिंगरप्रिंट मैच कर गया। उस रिकॉर्ड में उसकी एक फोटो भी थी। जब वो फोटो इन्फॉर्मर को दिखाई तो वो बोला, यस दैट्स हिम। और ये था द रिचर्ड रमीरेज, द नाइट स्टॉकर जिसने लॉस एंजल्स में कहर बरपा रखा था। अब पुलिस के पास उसकी पूरी जन्म कुंडली थी। इसके पहले उसके खिलाफ सिर्फ छोटी मोटी चोरी का ही केस दर्ज हुआ था। 30 अगस्त 1985 रिचर्ड रमीरेज की असलियत पूरी दुनिया को बताने के लिए कई स्टेट्स के पुलिस डिपार्टमेंट ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। डिटेक्टिव गिल एंड डिटेक्टिव फ्रैंक ने रिक्वेस्ट करी कि उन्हें रिचर्ड को पकड़ने के लिए सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी जाए, क्योंकि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो हाई चांसेस हैं कि रिचर्ड ये खबर देखकर भाग निकले और उनके हाथ से निकल जाए। लेकिन बाकी पुलिस ऑफिसर्स इस बात से भड़क गए। उनके अकॉर्डिंग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को नाइट स्टॉकर की असलियत बताकर अलर्ट करना था। क्योंकि फ्राइडे का दिन था, इसलिए मंडे तक अरेस्ट वारंट मिलने के इंतजार में कहीं और मर्डर्स ना हो जाए। अगस्त 31, 1985 पुलिस को खबर मिली कि रिचर्ड ग्रे हाउंड बस डिपो से लॉस एंजल्स के बाहर भागने वाला है। इसलिए सादी वर्दी और भिखारी के गेटअप में कई पुलिस ऑफिसर्स उस बस स्टैंड पर फैल गए। लेकिन सरप्राइजिंगली वो लॉस एंजल्स के बाहर नहीं बल्कि एरिजोना में अपने भाई के यहाँ से वापस लौट रहा था। वो बस डिपो के एग्जिट से निकल रोड क्रॉस कर अगली गली के लिकर स्टोर में जाता है। उस सुबह हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर उसका ही चेहरा छपा हुआ था। लगभग शहर का हर दूसरा शख्स उसको देखकर पहचान सकता था। लिकर स्टोर में जब उसने वहां मौजूद लोगों के फेस एक्सप्रेशंस देखे तो वो पैनिक कर गया। वो फौरन वहां से बाहर भागा और एक बस में चढ़ गया। पर उसने देखा कि बस के अंदर बैठे कुछ पैसेंजर्स के हाथ में न्यूज़पेपर था। पैसेंजर्स हैरान भरी नजरों से एक बार न्यूज़पेपर को देखते और एक बार उसकी ओर। रिचर्ड समझ गया कि उसका राज खुल चुका है। तभी एक शख्स ने बस रुकवाई और उतरकर सामने फोन बूथ में गया। लोग रिचर्ड की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। कुछ उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करके एक दूसरे से बात कर रहे थे। भीड़ बढ़ने लगी। एक सस्पिशन का माहौल हो गया। लोग आपस में धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे कि तभी भीड़ में से एक चिल्लाया, इट्स हिम, यही है वो। रिचर्ड बस से कूद कर भागा, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि तब तक फोन बूथ में गए उस आदमी ने पुलिस को खबर कर दी थी। जमीन से लेकर आसमान तक उस दिन वैसे भी भारी पुलिस फोर्स एक्टिव थी। सो रिचर्ड रमीरेज को पकड़ने के लिए चेज शुरू हो गई। उसे ट्रैक किया जाने लगा। जहां जहां वो भागकर पहुंचता वहां से लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते। रिचर्ड हाईवेज क्रॉस करता हुआ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इंडियाना पहुंच गया। इंडियाना में हिस्पैनिक और लैटिनो की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। रिचर्ड काफी देर से पैदल भाग रहा था।
इसलिए अब उसे जरूरत थी एक कार की। उसने फॉस्टिनो पिनो नाम के एक जेंटलमैन से हाथापाई कर उनकी कार चोरी करने का अटेम्प्ट किया, लेकिन फॉस्टिनो ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। शोर सुन वो कैसे भी करके खुद को छुड़ा, भागकर हबर्ड स्ट्रीट पहुंचा। वहां उसे एंजेलिना नाम की लेडी कार के साथ दिखी। उसने उसको धमकी दी कि कार की चाबी दो वरना तुमको मार डालूंगा। उस लेडी ने जैसे ही उसकी शक्ल देखी तो वो जान गई कि उसके सामने कौन खड़ा है। तभी मैनुएल नाम के शख्स की एंट्री हुई जो एंजेलिना के हस्बैंड थे। मैनुएल ने दौड़कर आयरन रॉड से रिचर्ड के सर पर तेजी से वार किया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। रिचर्ड उठकर भागने ही लगा कि तभी उन्होंने एक बार और उसके सर पर वार किया। रिचर्ड के सर पर बुरी तरह चोट लग गई थी और वो अब भाग भाग कर थक भी चुका था। आसपास से लोगों की भीड़ दौड़ पड़ी और उन्होंने रिचर्ड को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। रिचर्ड शहर की ऐसी जगह आके पकड़ा गया था जहाँ कम्युनिटी बहुत ही यूनिटी से रहती थी। तभी सामने से पुलिस की पेट्रोल कार आते देख उसकी जान में जान आई, क्योंकि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो भीड़ उसे पीट पीट कर मार डालती। फाइनली रिचर्ड रमीरेज पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। individual we have in custody is Richard Ramirez, the Night Stalker. चारों तरफ से भारी भीड़ जुटने लगी थी। सभी की आंखों में बेहद गुस्सा था। वो उसको अपने हाथों से सजा देना चाहते थे। पुलिस के लिए सिचुएशन बहुत टफ थी, क्योंकि अगर मामला बिगड़ा तो रिचर्ड मॉब लिंचिंग का शिकार बन जाता। रिचर्ड को हॉलैंडबैक पुलिस स्टेशन लाया गया। चारों तरफ भारी संख्या में सिटीजन्स इकट्ठा हो रहे थे। कोई नाराज था तो कोई क्यूरियस। हैवी सिक्योरिटी और एक बड़े पुलिस काफिले के साथ रिचर्ड को सेंट्रल जेल ले जाया गया। नाइट स्टॉकर का पकड़ा जाना ना सिर्फ पुलिस की बल्कि उस पूरी कम्युनिटी, पूरे लॉस एंजल्स की जीत थी। एक सेंस ऑफ रिलीफ लोगों के दिल में था, क्योंकि काफी वक्त बाद अब जाकर लॉस एंजल्स के लोग रात में चैन से सो सकेंगे। अपनी पहली कोर्ट अपीयरेंस में रमीरेज ने कुछ ऐसा किया जो सीरियल किलर्स की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। वो अपने हाथ को उठाकर जोर से बोला। उसके हाथ में वही पेंटाग्राम बना हुआ था। रमीरेज को 43 चार्जेस में कन्विक्ट किया गया, जिसमें 13 मर्डर, 5 अटेम्प्टेड मर्डर्स, 11 सेक्सुअल असॉल्ट्स एंड 14 थेफ्ट शामिल थी। 7 नवंबर 1989। फाइनली वो दिन आ ही गया जब कोर्ट ने उसे गैस चैम्बर से डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई। उसे टोटल 14 डेथ पेनाल्टीज दी गई थी। फेम जनरेट्स अट्रैक्शन, इसे हॉलीवुड सिंड्रोम कहते हैं। रमीरेज ने अपने दांतों को भी ठीक करवा लिया था, जिस वजह से उसकी अपीयरेंस में काफी चेंज आ गया था। रमीरेज को एक सेलेब सीरियल किलर का स्टेटस मिल गया था। आप जानकर शॉक्ड रह जाएंगे कि बहुत सी लड़कियां उसकी फैन बन गई थी। वो जेल में उसे अपनी फोटोज भेजती, उसके लिए लव लेटर्स और पोएम्स लिखती, जिसमें वो रमीरेज के साथ सेक्सुअल फैंटेसीज की बात करती। ऐसी लड़कियों को ग्रुपीज कहा जाता है। ये रिचर्ड के सपोर्ट में ब्लैक ड्रेस में उसकी कोर्ट हियरिंग में आती थी। उनके लिए वो अट्रैक्टिव और इनोसेंट था। He was tall and slender. And he had these dead eyes. It was kind of like an animal. He had this kind of animalistic magnetism. रिचर्ड को जितने फैन मेल्स आते थे उतने कभी किसी को नहीं मिले। 1991 में जेल के बाहर 100 से भी ज्यादा लड़कियों की लाइन लग जाती थी, क्योंकि वो अंदर जाकर उससे मिलना चाहते थे। रमीरेज ऑन एन एवरेज हर वीक 8 से 10 लड़कियों से मिलता था। बाकी सबको वापस भेज दिया जाता था, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचता था। उन लड़कियों में से एक डोरीन ने रमीरेज से 1996 में शादी भी कर ली। वो पिछले कई सालों से रमीरेज को लेटर्स लिख रही थी और वीक में एटलीस्ट 4 बार मिलने जाती थी। डोरीन की नजर में रिचर्ड इनोसेंट और एक अच्छा इंसान था, बट उसकी ये थिंकिंग तब चेंज हुई जब 2009 में डीएनए एविडेंस से ये प्रूफ हो गया कि रमीरेज ने 1984 में 9 साल की बच्ची मेल यूंग का मर्डर और रेप किया था। इसके बाद से डोरीन दोबारा कभी अपने हस्बैंड रिचर्ड से मिलने नहीं गई और ना ही 2009 के बाद से उससे कोई मिलने गया। जेल अथॉरिटीज ने बताया कि रिचर्ड का बिहेवियर बहुत ही बेहुदा था। वो अक्सर गार्ड्स और विजिटर्स के सामने सेक्सुअल एक्ट्स करता था, इसलिए उसको जेल में सबसे अलग एक स्पेशल सेल में शिफ्ट कर दिया गया। रिचर्ड रमीरेज का जन्म 1960 में एल पैजो टेक्सास में हुआ था। वो 5 बच्चों में सबसे छोटा था। उसके फादर एक फॉर्मर पुलिसमैन थे और उन्हें शराब की बहुत बुरी लत थी, जिसके चलते वो आए दिन अपनी वाइफ और 5 बच्चों को बुरी तरह पीटते थे। साइकियाट्रिस्ट माइकल स्टोन के अकॉर्डिंग रमीरेज की बचपन में इतनी पिटाई होती थी कि वो कई बार बेहोश हुआ था और कई बार मरते मरते बचा था, जिसके चलते लेटर ऑन उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी डेवलप हो गई थी, जो उसके एग्रेशन और हाइपर सेक्सुअलिटी का रीजन बनी।
जब वो 12 साल का हुआ तो अपने ओल्डर कजिन माइक के साथ रहने लगा। माइक एक सोल्जर था जो खुद भी वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व था। वो रिचर्ड को अपने वियतनाम वॉर के किस्से सुनाता कि कैसे उसने वियतनामीज लड़कियों और महिलाओं का बलात्कार कर उनको मौत के घाट उतारा। वो उसको इन सब से जुड़ी पोलराइड फोटोज भी दिखाता। माइक ने उसे कुछ मिलिट्री स्किल सिखाए और चोरी एंड मर्डर करने की ट्रेनिंग भी दी। रिचर्ड पर माइक का काफी गहरा असर पड़ा था। वो छोटी उम्र में ही वायलेंस से फैसिनेट होने लगा। 4 मई 1973 रिचर्ड वहीं मौजूद था जब उसके भाई माइक ने झगड़े के चलते अपनी वाइफ जेसी के चेहरे पर गोली मार उसका मर्डर कर दिया था। इस हादसे के बाद वो अपनी बड़ी बहन रुथ के पास रहने चला गया, लेकिन फिर वो पूरी तरह बदल गया। रुथ के हस्बैंड रॉबर्टो ने कोई कसर नहीं छोड़ी रिचर्ड को बिगाड़ने में। रिचर्ड सिर्फ 14 साल का था जब रॉबर्टो की संगत में उसने हर तरह का नशा करना शुरू कर दिया था। देर रात रॉबर्टो उसे अपने साथ आसपास के एरियाज में रहने वाली लड़कियों को चोरी छुपे खिड़की से नजर रखने के लिए ले जाता। यहीं से रिचर्ड को लड़कियों का पीछा करने और उन पर नजर रखने का इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और यही वो वक्त था जब उसका इंटरेस्ट सैटनिज्म में डेवलप हुआ और वो शैतान की पूजा करने लगा। एडोलेसेंस के आते आते रिचर्ड का ड्रग एडिक्शन और डार्क सेक्सुअल फैंटेसीज एंड वायलेंट एक्ट्स में इंटरेस्ट गहरा होने लगा। स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बाद वो एक होटल में नौकरी करने लगा, लेकिन वहां पर एक एलिवेटर में 2 बच्चों को मोलेस्ट एंड एक लेडी पर अटेम्प्ट करने के चलते उसे निकाल दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तब कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। काश वो होटल स्टाफ और विक्टिम्स की फैमिली ने हिम्मत दिखाई होती तो शायद आज ये नौबत ना आई होती। 1982 से 22 साल की उम्र में उसने पैसों के लिए छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दी थी। इस दौरान वो कभी सैन फ्रांसिस्को तो कभी लॉस एंजल्स में रुकता, जहां पर उसने जून 1984 से लेकर अगस्त 1985 तक अपना खूनी खेल खेला था। जून 7, 2013 रमीरेज ने लगभग 28 साल कैलिफोर्निया के सैन क्विंटन स्टेट प्रिजन में बिताए थे, लेकिन उसकी मौत डेथ चैम्बर से नहीं बल्कि हेपेटाइटिस सी एंड बी सेल लिम्फोमा, जो कि एक टाइप का कैंसर होता है, उससे हुई थी। रिचर्ड रमीरेज भले ही मर चुका हो, लेकिन उसके विक्टिम्स की फैमिली के दिलों में आज भी अपनों को खोने का दर्द जिंदा है, जो कभी मिट नहीं सकता, और यही शाश्वत सत्य है। ये डॉक्यूमेंट्री 2 पार्ट्स में कवर हुई है और उसके पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड था, जिसे आप तक लाने के लिए ढेर सारा वक्त और एनर्जी लगी है। सो प्लीज राउंड को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। अब तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए दिल से थैंक यू। जल्दी मिलते हैं अगले केस के साथ।